हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप उसका अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हर दिन वीडियो भेज रहा हूं और कोई भी वीडियो आप खोलें तो उसको पूरी तरह से देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और इसको आप पूरी तरह से देखेंगे तभी समझ में आएगी, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो हम लोग लिखेंगे, आप भी लिखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि चूंकि ये तीनों रेज का इमिशन यानी रेडिएशन का इमिशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस बच्चों क्यों विखंडित होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की न्यूक्लियस बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसके कारण उसका न्यूक्लियस, चूंकि उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस कारण से उसका न्यूक्लियस विखंडित होता है और तब तक विखंडित होते रहता है जब तक कि उसका न्यूक्लियस, उसका एंड प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव सबस्टांस से अल्फा, बीटा एंड गामा रेज का इमिशन कैसे होता है। ध्यान पूर्वक बच्चों एकदम बोर्ड पर नजर रखेंगे और पूरा देखेंगे। हर एक बहुत सारा सवाल क्रिएट होगा जो कि आप कंपटीशन में बैठेंगे उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। 30 मिनट का वीडियो बच्चों बनाएंगे और पूरी वीडियो को आप देखिए। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा और इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, आप भी शुरू कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एकदम जैसे हम बता रहे हैं सिंपल भाषा एंड मिक्स कर दीजिए ठेठ भाषा। ठेठ भाषा मीन्स समझते हैं, ठेठ का मतलब होता है जो कि हर व्यक्ति आसानी से समझता हो और हंसता हो, है ना। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग शीशा का पीबी शीशा का सिंबल होता है, पीबी ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं पीबी मीन्स क्या हुआ, शीशा। और इसमें हम लोग कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते हैं, रेडियो एक्टिव सबस्टांस, तो यहां हम लोग लिख देंगे रेडियो एक्टिव सबस्टांस। अब बच्चों इसके ऊपर हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट को रखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट यहां लिख दीजिए फोटोग्राफिक प्लेट लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग इधर बना देते हैं पॉजिटिव यहां लिख दीजिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, अब इधर हम लोग ले लेते हैं निगेटिव चार्ज, यहां लिख दीजिए निगेटिव, इस तरह से शॉर्टकट लिखिए निगेटिव चार्ज प्लेट। अब बच्चों यहाँ हम लोग को देखना है कि
रेडियो एक्टिव सबस्टांस से 3 प्रकार का रेडिएशन का इमिशन होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अब हम लोग को देखना है कि कौन रेज किधर जाता है, यानी अब हम लोग सबसे पहले हम लोग गामा को शो करते हैं। गामा रेज जब निकलता है तो किसी चार्ज से कोई इफेक्ट इसको नहीं पड़ता है, सीधे जो है फोटोग्राफिक प्लेट को पार कर जाता है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें कहता है इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पड़ता है, सीधे पार कर जाता है। यहाँ नीचे लिख दीजिएगा डिफ्लेक्शन, ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, अल्फा, बीटा, गामा रेज का डिफ्लेक्शन। अब देखिए हम लोग गामा रेज तो ये निकल गया, पार कर गया, यहाँ लिख दीजिए गामा रेज जिसका प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पड़ रहा है। अब देखिए अल्फा रेज निकल रहा है, अल्फा रेज का इमिशन हो रहा है, तो अल्फा रेज का इमिशन हो रहा है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इधर हम लोग कर देते हैं निगेटिव चार्ज। क्या कर देते हैं? निगेटिव, थोड़ा सा चेंज करना है, निगेटिव चार्ज। यहाँ कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट। अब देखते हैं अल्फा रेज निकल रहा है, तो अल्फा रेज निकल रहा है तो सीधे जा रहा है पॉजिटिव पार्ट की ओर, पॉजिटिव पार्ट नहीं, निगेटिव पार्ट की ओर, और बीटा जो है सीधे निकल रहा है पॉजिटिव पार्ट की ओर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, एक निगेटिव चार्ज है और एक अल्फा रेज जा रहा है नेगेटिव चार्ज की ओर। आप ध्यान दीजिए कि निगेटिव चार्ज की ओर कौन जाएगा? जो पॉजिटिव, तभी ने अट्रैक्शन होगा प्लस और माइनस का। तो ये जो है निगेटिव चार्ज, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव है, यानी यहां लिख सकते हैं अल्फा रेज का इमिशन हुआ जो कि निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ। अब ये जो है पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो इधर बीटा जा रहा है, और बीटा जा रहा है तो स्वाभाविक है कि बीटा में क्या है? माइनस है, तभी तो प्लस से अट्रैक्ट होगा। तो हम लोग लिखते हैं बीटा रेज, बीटा रेज। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने शीशा का एक ब्लॉक लिया, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव सबस्टांस रखा, ऊपर जो है फोटोग्राफिक प्लेट है। इस रेडियो एक्टिव सबस्टांस से अल्फा, बीटा, गामा रेज का इमिशन हुआ। अल्फा रेज जो है निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर गया, बीटा रेज जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर गया, और गामा रेज जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस माइनस से कोई प्रभाव पर, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, जिसके कारण जो है ये सीधे पार कर गया। ठीक है बच्चों, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अल्फा के बारे में सीखेंगे। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अल्फा। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अल्फा, बीटा, गामा रेज का इमिशन किसी रेडियो एक्टिव सबस्टांस से कैसे होता है। अब हम लोग जो देखते हैं बारी बारी से इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप भी लिखिए अल्फा, ALPH, अल्फा रेज, अल्फा रेज इमिशन। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा रेज के इमिशन होता है, यानी अल्फा रेज है क्या? तो अल्फा, यहाँ लिखते हैं अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, यानी इसका मास, दोनों का मास क्या हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 4mu इसका मास नंबर आएगा, आएगा कि नहीं? यानी इसका सिंबल और चार्ज जो है +2 यूनिट
2 यूनिट चार्ज होता है, किसमें? अल्फा रेज में। ठीक है, अब आप बताइए जिसका चार्ज 2 यूनिट होगा और मास 4 mu होगा वह कौन एलिमेंट आएगा? तो वह आएगा हीलियम। क्या आएगा? हीलियम। 2 यूनिट चार्ज है, 4 mu मास है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो आपसे पूछेगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, तो क्या बताइएगा कि हीलियम आयन यानी 2 यूनिट चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा? अल्फा रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ हीलियम आयन। अल्फा रेज आर स्ट्रीम ऑफ हीलियम आयन। अब आपसे दूसरा पॉइंट में पूछेगा कि इसमें क्या यूनिट चार्ज है? क्या यूनिट चार्ज है बच्चों? 2 यूनिट और मास कितना है? 4 mu होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इट कंटेन्स 2 यूनिट चार्ज, 2 यूनिट चार्ज। इसमें कितना यूनिट चार्ज होता है? 2 यूनिट एंड 4 mu मास, इसमें 4 mu मास होता है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ये अल्फा पार्टिकल्स किसी भी गैस में आप प्रवाहित करेंगे, पास करेंगे, तो उस गैस को ये आयोनाइज कर देगा। क्या कर देगा? आयोनाइज कर देगा, यानी इसका आयोनाइजिंग पावर क्या है? मैक्सिमम है। किसी भी गैस को ये क्या कर देगा? आयोनाइज, आयनीकृत। आयोनाइज मीन्स क्या होता है? आयनीकृत कर देगा। तो लिखते हैं द आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा रेज आर क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम होगा, माने किसी भी गैस को ये आयोनाइज कर देगा। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी, वेग, कहता है कि अल्फा, बीटा और गामा रेज 3 रेडिएशन है, तीनों में पूछेगा सबसे कम वेलोसिटी किसका है? तो अल्फा रेज का है। पूछेगा क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कहता है भारी है, हैवियर है, जिसके कारण इसका स्पीड क्या है? कम है। यानी यहाँ लिखते हैं द वेलोसिटी, यानी स्पीड भी लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ अल्फा रेज आर लेस देन बीटा एंड गामा रेज। गामा दोनों के अपेक्षा इसका वेलोसिटी, स्पीड क्या है? कम है। इसके बाद बच्चों इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि पेनिट्रेशन पावर मीन्स क्या होता है? भेदन क्षमता, भेदने की क्षमता। तो इसका वजन खुद देख रहे हैं, इतना भारी है, तो कितना ही वजन ये छेद करेगा, पार करेगा, तो है ना। तो कहता है इसका पेनिट्रेशन पावर जो होता है बीटा और ये गामा के अपेक्षा कम होता है। तो लिखते हैं द पेनिट्रेशन पावर इज मिनिमम। कहता है इसका भेदन क्षमता क्या होता है? कम होता है। किससे? बीटा और गामा के अपेक्षा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन होगा तो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इमिशन
इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन। अब देखिए सपोज दैट कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग ले लिए, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम लोग एक्स से किए हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है 92 है। क्या है बच्चों? 92 है और मास जो है 236 है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इससे अल्फा रेज का इमिशन होता है, अल्फा रेज निकलता है, तो इसको हम लोग कहेंगे पेरेंट। क्या कहेंगे? पेरेंट। और इसके बाद अल्फा रेज निकलता है तो मास में क्या घटेगा? ये तो इमिट हो रहा है, निकल रहा है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो मास में क्या होगा? पहले बताए थे कि 4 इसका मास 4 mu होता है और 4 यूनिट होता है, यानी मास में 4 घट जाएगा यानी 232 और एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, यानी 92 से 2 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 90। इसको आप कोई एलिमेंट बाई मान लीजिए, ठीक है, बाई मान लीजिए। इसको कहते हैं, ये पेरेंट है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? इसको एंड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, एंड प्रोडक्ट, या इसी को आप डॉटर भी बोल सकते हैं, डॉटर। तो बच्चों आपको समझ में आया? अब देखिए AX 92 माइब एक्स है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। मान लिया 92 लिए हैं, तो 92 नंबर पर क्या है? पिछले क्लास में मैंने बताया था यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, यानी जितना भी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पिछले वीडियो को आप उलट के देखिएगा, वो सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 92 नंबर पर है यूरेनियम। आप डायरेक्ट यूरेनियम भी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो न्यू एलिमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका एटॉमिक नंबर 90 है और 90 नंबर पर कौन है? थोरियम है, ठीक है। तो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा रेज का इमिशन होता है तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो पेरेंट है उससे 4 mu मास नंबर डिक्रीज होता है एंड 2 यूनिट एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं बीटा रेज। पूरी तरह से आप देखते जाइए, हर चीज़ समझ में आएगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा कमेंट करके हमसे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कमेंट कीजिए, अगले क्लास आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए, है न। करत करत अभ्यास करत जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सर पे पड़त निशान, है न। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जितना मेहनत करेंगे उसी रूप में ईश्वर आपको फल देगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर पढ़ाई का कर्म करेंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर जो भी है आप बन सकते हैं। तो कम समय लेते हुए बच्चों हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। बीटा रेज बच्चों पहला पॉइंट कहता है बीटा रेज इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बीटा रेज और स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है बच्चों ए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है इस तरह से, यानी 8 कंटेन्स 1 यूनिट चार्ज। इसमें कई यूनिट चार्ज होता है? 1 यूनिट चार्ज। एंड
मास क्या होगा 1/1840 AMU, 1/1840, यानी 1 रुपया को 1840 आदमी के बीच बांटिएगा तो कोई लेगा, कहेगा रख लो, यानी नेग्लिजिबल, यानी नो मास। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, हीलियम आयन था, इसमें भी चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज है कि नहीं, निगेटिव। तो ये भी आयोनाइज किसी भी गैस को करेगा, लेकिन कम करेगा। ये बहुत ज़्यादा किसी भी गैस को आयोनाइज करने की क्षमता है, इसमें क्या है, कम है। तो लिखते हैं द आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा रेज इज मिनिमम। कहता है कि बीटा रेज आयोनाइज करेगा लेकिन कम करेगा, मिनिमम। इसके बाद द वेलोसिटी, अब बताइए, आप ही बताइए कि इसका स्पीड अल्फा रेज से अधिक होगा कि कम होगा, बताइए। अधिक होगा, क्योंकि इसमें कोई मास है ये नहीं, निग्लिजिबल मास है। और बीटा अल्फा रेज जो था हैवियर मास रहने के कारण उसका स्पीड कम था, लेकिन इसमें कोई मास नहीं, इसलिए इसका स्पीड क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। किससे, अल्फा रेज से कई गुना अधिक होगा। द वेलोसिटी ऑफ बीटा, वेलोसिटी या स्पीड भी लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ बीटा रेज मोर देन अल्फा रेज की अपेक्षा इसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड अधिक होगा। इसके बाद पेनिट्रेशन पावर भी इसका क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि हीलियम का हैवियर मास होने के कारण इसका कम था, लेकिन इसमें मास है ही नहीं, तो इससे कई गुना इसका पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, अधिक होगा। तो लिखते हैं द पेनिट्रेशन मीन्स होता है भेदन, है ना, पावर, क्षमता। पेनिट्रेशन पावर इज मोर देन अल्फा रेज की अपेक्षा इसका पेनिट्रेशन पावर क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें मास निग्लिजिबल है। अब हम लोग देखते हैं किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा रेज का इमिशन होता है, तो उस एलिमेंट जो प्रोडक्ट होता है उसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, आप गौर से देखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिख देते हैं बीटा रेज इमिशन, इमिट करवाइए किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक्स लीजिए, पेरेंट है ना 236, यहाँ लिख दीजिए पेरेंट। बीटा रेज का इमिशन करवाते हैं, बीटा इमिशन ऊपर लिख दीजिए, बीटा इमिशन। अब देखिए जब बीटा रेज निकलता है तो एटॉमिक नंबर यानी जो बाई बनेगा एंड प्रोडक्ट, उसका एटॉमिक नंबर 93 हो जाता है और मास नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या रीजन है जो कि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, निकल रहा है तो घटना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है। तो यहाँ इसको पे यहाँ लिख देते हैं डॉटर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और बीटा रेज का इमिशन कैसे होता है, क्यों होता है, एक प्रोटॉन की संख्या इसमें बढ़ता है ना, इस पर हम लोग गौर करेंगे। इसको पहले नोट कीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल इससे पूछेगा आपको,
है ना, कि बीटा रेज के इमिशन से एटॉमिक नंबर जो है 1 क्यों बढ़ जाता है ना। तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा, बशर्ते पूरी तरह से आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव जो सबस्टांस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, और काफ़ी हैवियर होता है, उसके बाद अनस्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब बीटा रेज का इमिशन होता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है उसका विखंडन होता है। न्यूट्रॉन पिछले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? इसमें नो चार्ज होता है और मास 1 mu होता है, यही न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन जो है टूटता है, एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 1 होता है। अब देखिए ये तो बन गया, इसमें कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ चार्ज क्यों आ गया? इसको न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई ऐसा एलिमेंट को लाया जाएगा, पार्टिकल्स को, जिसमें -1 चार्ज हो। देखिए -1 और -1 क्या होगा? अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं बीटा, बीटा का -1 होता है, चार्ज मास क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए एक्स का विखंडन हुआ, ए निकल गया, क्या बच गया? ए बच गया। इसमें देखिए 1 यूनिट चार्ज है कि नहीं? 1 यूनिट चार्ज है और मास इधर भी 1 मास है, इधर भी मास है। हम लोग जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो नीचे चार्ज, ऊपर मास। नीचे देखेंगे, देखिए इधर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, आए राइट साइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट में +1 -1 बराबर 0, इधर देखिए 0 है। इसके बाद मास में देखते हैं, मास इधर 1 है, 1 + 0 बराबर 1, दोनों तरफ समतुल्य है, बराबर है, बराबर है, तो ये इक्वेशन समतुल्य हो गया। अब देखिए बीटा इमिट हो गया, लेकिन न्यूक्लियस में क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। हमेशा याद रखिएगा कि बीटा रेज का इमिशन होता है तो न्यूट्रॉन का विखंडन होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग बच्चों गामा रेज के बारे में देखते हैं। लास्ट है गामा रेज। क्या है? गामा रेज। सारे गामा पधा निशा की तरह गामा, है ना। अब देखिए गामा रेज, गामा रेज का इमिशन होता है तो गामा रेज में कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही कोई मास होता है। तो ये क्या है? तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, गामा रेज इज लाइट, गामा रेज इज एनर्जी, गामा रेज इज फोटोन ऑफ लाइट, डायरेक्ट बोल सकते हैं, यही एनर्जी है। तो पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कोई पूछेगा गामा रेज क्या है तो सीधे कहेंगे दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका वेवलेंथ क्या होता है? शॉर्ट होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बच्चों इट इज या दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहता है
कि गामा रेज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं गामा रेज पर विद्युत और चुंबकीय का कोई विद्युत और चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद द वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहता है कि इसका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, आपको मैंने बताया था, वीडियो उलट के देखिए। स्पीड ऑफ लाइट 3.01 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और जब स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है अल्फ़ा बीटा के अपेक्षा, तो पेनिट्रेशन पावर इसका अधिक होगा कि ज़्यादा कम होगा, बताइए। अधिक होगा, किसके अपेक्षा, अल्फ़ा और बीटा के अपेक्षा। तो लिखते हैं द पेनिट्रेशन पावर इज more than alpha and beta rays। अल्फा और बीटा रेज से कई गुना अधिक है किसका, पेनिट्रेशन पावर गामा रेज का, है ने। अब बताइए, इसमें चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, तो किसी गैस को आयोनाइज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। माने बिल्कुल करेगा भी तो बहुत कम मात्रा में। यानी द आयोनाइजिंग पावर इज, माने जीरो ही लिख दीजिए, आयोनाइजिंग पावर इसका जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो आपको बच्चों समझ में आया अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। और बच्चों अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, हम तक आएगा आपका कमेंट, हम देखेंगे और अगली क्लास उस कमेंट को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे इस चैनल को अभय सांडिल्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन जाएगा और आसानी से इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।